बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली में भारत रत्न वाजपेयी के स्मारक स्थल सरदार अटल पर आज राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो उधर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी हुआ। 65 एकड़ में फैले इस भव्य स्मारक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई और इसका लोकार्पण करने पहुंचे पीएम मोदी ने इन विभूतियों के मंच पर राष्ट्र निर्माण की बात कही तो विपक्ष के परिवारवाद की राजनीति पर हमले भी किए। तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठाता रहा कि बीजेपी ने आखिर 3 ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमाएं ही क्यों बनवाई। समाजवादी पार्टी का यह कहना कि बीजेपी ने किसी पीडीए परिवार की मूर्ति नहीं बनवाई है। फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही 14 महीने दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जानी शुरू की जा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिगड़े राजनीतिक समीकरण को बीजेपी दुरुस्त करने में जुट गई है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी समाज को दोबारा साधने का दांव चल चुकी है। अब पार्टी की नजर अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय की मजबूती से जोड़े रखने की बात भी सामने आई। तो आज की इस खास चर्चा में बात होगी जाति वाली राजनीति पर, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर पर भी। भारतीय राजनीति में जाति एक सच्चाई रही, लेकिन जब हर चुनाव से पहले अलग अलग जातियों की बैठकें होने लगे तो भी यह संयोग नहीं रणनीति बन जाती है। ब्राह्मणों की बात आज हो रही है, कल किसी और की होगी। और आज 3 ब्राह्मणों की मूर्ति का अनावरण और उससे पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठकें। सूत्रों से हवालों से एक खबर सामने आ रही थी कि ब्राह्मण विधायकों ने इस बैठक को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रदेश में ठाकुर, दलित और अति पिछड़ा लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती चली जा रही है। बाटी चोखा सहभोज नाम से हुई इस बैठक को आने वाले 2027 के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का यह कहना कि बीजेपी के राज में ब्राह्मण समाज दुखी है। समाजवादी पार्टी ये कहकर चुटकी ले रही है कि अगर ब्राह्मण बीजेपी से परेशान है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो जातिवादी पार्टी है, इसलिए इस तरह की बैठकें कर रही है। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अगर इसी साल की बात करें तो तारीख थी 11 अगस्त की, जब ठाकुर समाज से आने वाले बीजेपी विधायकों ने बैठकें की थी और इस बैठक का जो नाम था वो कुटुंब रखा गया था, यानी कि परिवार। तब भी जाति गोलबंदी को लेकर आवाजें उठी। तो अब एक तरफ जाति के आधार पर मूर्तियों का अनावरण, दूसरी ओर बीजेपी विधायकों की बैठक और तीसरी तरफ अखिलेश का पीडीए वाला कार्ड। और सवाल यह है कि यूपी में जाति के इस जंग में जनता किसके संग है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की अचानक बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तीनों ब्राह्मण नेताओं की ही मूर्तियों का अनावरण आखिर क्यों किया गया। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला। 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया।
आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। कि आज जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया, उसके बाद तमाम तरह के जो सियासी बयानबाजी है वो भी देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश कर रही है और तमाम तरह के सवाल, क्योंकि देखा गया 2 दिन पहले किस तरीके से जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे उन्होंने एक बैठक बुलाई थी रात के समय, अचानक ये बैठक और 7 से करीब 12 बजे तक ये बैठक चली। उसके बाद तमाम तरह के जो सियासी कयास हैं वो भी देखे गए। तो अगर बात की जाए आज की, तो देखिए जो आज 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया है, जिसमें कि बात की जाए तो देखिए 3 जो मूर्तियां हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। तो यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत क्या है वो भी आपको बताते हैं। जो आबादी है वो करीब 8 से 10% है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की, और बात की जाए तो देखिए 110 से ज्यादा सीटों पर जो ब्राह्मण है वो काफी असरदार देखे जाते हैं। और इसी के चलते आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 12 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर 15% से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की ही है। तो यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की जो ताकत है वो काफी अहम है और जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर देखिए किस तरीके से इस पर सबकी निगाहें बनी रहती हैं। और बात की जाए आज जिस तरीके से जो 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया, उससे भी ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उससे पहले अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक थे, ब्राह्मण विधायक, वो किस तरीके से रात के वक्त कैसे 7 से 12 बजे का समय था उसमें वो बैठकें करते हुए नजर आए। उसके बाद भी तमाम तरह के कयास देखे जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती हुई उस वक्त नजर आई थी कि ब्राह्मणों को कैसे पीछे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर उनको तकलीफ है, अगर ब्राह्मण नाखुश है पार्टी में, तो वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, हम उनको पूरी तरीके से इस पर न्योता देने की भी कोशिश करते। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इस पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो बड़े सवाल हैं वो भी बिल्कुल उठते हुए आज नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी एक बहुत बड़ा है कि क्या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में लगी मूर्तियों पर जाति का सवाल उठाना जायज है। बीजेपी ये कह रही है कि किस तरीके से, अगर देखिए जो पहले वो स्थान था कैसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ कूड़े का ढेर लगा रहता था, लेकिन आज देखिए कितनी उसकी सौंदर्यीकरण किया गया, कितना उसको हाईटेक बनाया गया। तो साफ तौर पर देखिए इस पर तमाम तरह की राजनीति बिल्कुल देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के आरोप लगवाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि क्या वाकई ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ही है। कुछ का ये कहना है कि ये राष्ट्रीय पंडा स्थल है, कुछ ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है या फिर ये राष्ट्रीय ब्राह्मण स्थल है। यहां तक तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय आरएसएस स्थल है। तो तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो बिल्कुल देखिए देखने को मिल रही है। और इसी के चलते जो बैठकें भी हुई हैं, कुछ दिन पहले देखा गया कि कैसे ब्राह्मण विधायकी की जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी में देखी गई, उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। और ये भी कहा जा रहा था कि ब्राह्मण विधायकों ने इस बैठक को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रदेश में ठाकुर, दलित और अति पिछड़ा लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती चली जा रही है। बाटी चोखा सहभोज इसका नाम दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 2027 के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि बीजेपी के राज में ब्राह्मण समाज दुखी है और ये कहकर सपा चुटकी ले रही है कि अगर ब्राह्मण बीजेपी से परेशान है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। लेकिन अगर देखिए आज की बात करें, आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जिस तरीके से 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी आज ये भी सवाल उठाती हुई नजर आई कि पीडीए को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए अगर बात की जाए बीएसपी की, तो बीएसपी ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि ये किस बात का प्रेरणा स्थल है जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को जगह नहीं दी गई। और देखिए जब बीएसपी ने भी कार्यक्रम किया था तमाम, उस पर भी कहीं ना कहीं भाजपा सवाल उठाती हुई नजर आई थी।
तो देखिए राजनीति कैसे बढ़ती हुई देखी जा रही है और साफ तौर पर अगर बात की जाए जो ये जाति वाली राजनीति है उत्तर प्रदेश में उस पर काफी तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर विपक्ष का ये आरोप कि 2027 को साधने की कोशिश और कैसे ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खेमे में करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शरद सिंह जी जुड़े हुए हैं। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले सुनील जी आप इसे शुरुआत कर लेते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से आज देखा गया राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जो 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया, यह सवाल विपक्ष उठा रहा है कि तीनों ब्राह्मण की ही मूर्ति आखिर क्यों, लेकिन सवाल ये इससे खड़ा होता है क्या इन मूर्तियों पर इस तरह की राजनीति करना क्या जायज है? सुनील जी। देखिए प्रिया जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कर्मक्षेत्र रहा है लखनऊ, एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उनके चाहने वाले, उनकी लोकप्रियता आज भी राजधानी के लोगों के दिलों में बनी हुई है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सबके हृदय में उसी तरह स्थान बनता है जैसे भाजपा के। अब उस पे राजनीति करना ये मेरी समझ उचित नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। जैसे मायावती जी ने कहा कि अंबेडकर जी की मूर्ति, आपने तो अंबेडकर उद्यान बनवाया, किसी ने कहा हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे आप काम कीजिए या पार्क प्रेरणास्थल बनाइए। तो जो सरकार आती है अपने पुराने राजनेताओं के कार्यों को, उनकी नीतियों को, उनके आदर्शों को दे करके उनकी मूर्तियों की स्थापना करती है। तो इस पे तो पहले कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए उन मुद्दों से हट के राजनीति कर रहा है। अभी प्रिया जी आप कह रही थी कि ब्राह्मणों को लेके भाजपा बड़ा चिंतित है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि सत्ता में जिसके साथ रहा है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ब्राह्मण निष्ठावान होता है और जिसके साथ रहता है निष्ठा से, त्याग से रहता है। ब्राह्मण वो नहीं जो भोग की अपेक्षा करता हो, जो त्याग का अपेक्षा करता है, वही ब्राह्मण में मानता हूं। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ब्राह्मणों को साथ लाए। जनेश्वर मिश्रा जी उनके शुरुआती दौर के जिस समय समाजवादी पार्टी गठन किया गया उनके साथ थे और समाजवादी पार्टी के कुछ स्तंभों में से वो भी थे। ठीक है। कितनी बार मुलायम सिंह की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी ने, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया। बड़े बड़े पदों पर समाजवादी पार्टी कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही देखे गए। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो किसी उस जात से आता हो उसे मौका मिलना चाहिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण बेहद नाराज है, विकल्प नहीं चुन पा रहा कि हम किस तरफ जाएं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने इटावा कांड के बाद से ऐसा साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। कथावाचक वाले प्रकरण से ब्राह्मण वहां भी बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। बहुजन समाज पार्टी जब पहले बार सत्ता में आई तो उसने भी सवर्णों से, विशेषकर ब्राह्मणों से विरोध करके किसी तरह से सत्ता हासिल कर ली। लेकिन मायावती जी ने फिर देखा कि इस वर्ग को बिना लिए हम सरकार नहीं बना सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे नारे देकर के फिर ब्राह्मण को अपने साथ लाई, फिर सत्ता में आई। ठीक है सुनील जी, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है कि सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग के लोगों की हुई हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ खड़ा होने वाला आज उत्तर प्रदेश कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भाजपा को एहसास हो रहा है 27 चुनाव आ रहा है, कहीं न कहीं ये वर्ग हमसे उपेक्षित है, इसलिए मीटिंगें भी होंगी, दावे किए जाएंगे। कानपुर कांड जितना बड़ा कांड हुआ, माँ बेटियों जिंदा जला दिया गया,
ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है उत्तर प्रदेश सरकार में, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मारे गए। ठीक है सुनील जी, ठीक है। अब 27 चुनाव प्रयाग आ रहा है, इसलिए सरकार भी इस चीज को बड़ा गंभीरता से देख रही है। और ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग, मैं कह रहा हूं, मैं भी उसी से आता हूं, कि दया और क्षमा दोनों ब्राह्मणों में होती है। यही मायावती जी तिलक तराजू तलवार का नारा दिए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर ब्राह्मणों के साथ गया और सरकार बनी। तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये वर्ग जिसके साथ रहता है, शासन सत्ता में वही रहता है। भले ही कहने के लिए लोग कहते हैं कि 8%, 5%, लेकिन ट्रेन एक होती है, ड्राइवर भी एक होता है, ठीक है सुनील जी, सवारियां ठीक है। तमाम होती हैं। ठीक है शरद जी से मेरा कोई सवाल, भी बुद्धिजीवी ठीक है वर्ग अगर सुनील जी, होगा ठीक है, आऊंगी तो आपके उसे पास। मौका जरूर देगा और वही जी, जी, ऐसी जी, सरकारों बिल्कुल, को बनाने में बिल्कुल, काम ठीक आता है। है। जी ठीक है शरद जी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से क्या कुछ दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी को? तमाम तरह के देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई पीडीए की मूर्ति क्यों नहीं है यहाँ पर, अगर पीडीए की तरफ से भी किसी महापुरुष की मूर्ति लग जाती तो अच्छा हो जाता। तमाम तरह के ऐसे आरोप। ठंडी हुई है, शरद जी, बर्फ हुई। देखिए अब किसने क्या आरोप लगाया। प्रिया जी आवाज एको कर रही है, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। देखिए मैं शुरुआत इसके नाम से ही करता हूं। बोलिए। मैं एक फौजी हूं। जो प्रेरणा स्थल का नाम है वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। मुझे इसमें ना तो कुछ राष्ट्रीय दिख रहा है, ना तो कुछ इसमें प्रेरणादायक दिख रहा है, और अभी तो बच्चों के घूमने फिरने या बुजुर्गों के वॉकिंग के लिए स्थल बन पाया हो, वो स्थल भी नहीं बना है। तो वर्तमान में ना तो ये राष्ट्रीय है, ना इसमें कुछ प्रेरणादायक है, ना स्थल है। अब मैं इसका उदाहरण कर देता हूं विस्तार से। आप जब इस जगह पर जाएंगे तो आपको 3 मूर्तियां दिखेंगी, और हम लोग जो आपस में परिवारों में और जो सामाजिक सोच विचार के लोग हैं, जब वो बैठ के चिंतन करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बहुत तसल्ली से चर्चा में लेके आते हैं। कारण बता देता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग की बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार में वित्त मंत्री थे, और जो उस सरकार का मुख्यमंत्री था वो पाकिस्तान का पहला गृह मंत्री था। उसी सरकार ने पाकिस्तान को वृहद मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए और अलग से एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विधानसभा की उस पटल पे बिल रखा था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्ना को अपने एक कार्यक्रम में इनवाइट करके और सब जो वहां पे छात्र थे उनको बताया था कि ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी महापुरुष हैं। हम अपने जो जूनियर्स हैं, हमसे कम उम्र में हमारे भाई हैं या परिवार के बच्चे हैं, जब संघ के बारे में बताते हैं कि 52 साल से राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने नहीं लगाया, संविधान बना इनको आपत्ति थी, राष्ट्रगान बना इनको आपत्ति थी, झंडे के स्वरूप पे इनको आपत्ति थी, और जब 1942 में पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था तो ये अंग्रेजों के साथ थे। और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में साथ मत दीजिए, अंग्रेजों की लाइन पे रहिए। तो हम अपने बच्चों को अब इस स्थल पे ले जाके बता सकते हैं कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के साथ थे, उन्हीं में से एक ये चेहरा है जो संघ के संस्थापक सदस्य थे। अगर आप इसको प्रेरणा मानती हैं तो कम से कम हम सहमत नहीं है कि ये प्रेरणा का विषय है। ये एक ऐसा बदनुमा दाग आपने तैयार कर दिया है लखनऊ में कि आसपास का जनमानस वहां जाएगा और अपनी अगली पीढ़ियों को बताएगा, वो चेहरा दिखाएगा और उनको बताएगा कि बेटा अगर देश से प्यार करते हो तो ऐसे चेहरों से दूर रहना, ऐसे चेहरों की विचारधारा से दूर रहना, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर रहना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहना। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान राजनीतिक चेहरा है संघ का, उसका चेहरा देख लीजिए। आज उन्नाव में जिस बेटी के साथ रेप हुआ था उसका चेहरा पूरे नेशनल पटल पे चल रहा है, और इनके ही एक नेता जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, जिसने रेप किया उसके स्वजाती हैं, उनका टीवी पे बयान चल रहा है कि जो उनको वहां से जमानत मिल गई उससे वो बहुत खुश। ठीक है शरद जी, लेकिन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो ये तकलीफ क्या ब्राह्मण चेहरे से है या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सिर्फ तकलीफ है? मुखर्जी जी की ही लाइन पे चल रही है। ठीक है
शरद जी, इसका जवाब दे दीजिए, जरा सा इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि लगातार ये भी आवाज उठाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सभी ब्राह्मण महापुरुष ही क्यों, पीडीए की तरफ से क्यों नहीं लगाया गया, या बाकी किसी की क्यों नहीं मूर्ति लगाई गई, सिर्फ ब्राह्मण चेहरे ही क्यों लगाए गए। तो श्यामा प्रसाद प्रिया मुखर्जी जी, का बहुत भी आप अच्छा जिक्र सवाल कर रहे थे, तो ये दिक्कत के श्यामा प्रिया प्रसाद जी, मुखर्जी बहुत से है। अच्छा सवाल, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए इस पर। बहुत अच्छा सवाल। हम्म जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मणिपुर नागालैंड तक, हाँ। अधिकांश क्षेत्रों में मैं खुद सर्विस कर चुका हूं फौज में रह के। हर राज्य के अपनी विविधताएं हैं, अपना खान पान है, अपना पूजा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति है, अपने मूल्य है, अपने मानक। पूरे देश में हिंदुस्तान, भारतवर्ष इस बात का उदाहरण है कि हम डाइवर्सिटी में इंटीग्रिटी लेके आते हैं, यूनिटी लेके आते हैं, और देश की समग्रता को अगर अटल बिहारी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगा के आप उसको राष्ट्रीय स्थल का नाम दे रहे हैं, तो क्षमा चाहूंगा, जितनी विविधता एक स्थल को राष्ट्रीय स्थल कहलाने के लिए चाहिए वो नहीं है। राष्ट्रीय स्थल का मैं आप एक उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा आपको। एक नेशनल मेमोरियल बना हुआ है दिल्ली में, उसमें हिंदुस्तान के हर कोने के शहीदों के नाम से एक ईंट लगी है, उस पे उसका नाम लिखा है, उसकी शहादत का कारण लिखा है। ठीक है शरद जी, अगर आपने इस स्थल में वो विविधता दी होती, सभी धर्म जाति क्षेत्र, क्या विविधता दी है क्या नहीं दी है, विवेक जी से लेके आते जवाब ले लूंगी इस पर। ठीक है शरद जी, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अधूरा है। ठीक है शरद जी, ठीक है। विवेक जी, क्या ब्राह्मणों को खुश करने के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है? क्या 3 ब्राह्मण महापुरुषों की मूर्ति सिर्फ इसलिए लगाई गई है क्योंकि 2027 में ब्राह्मणों को खुश किया जा सके, ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खेमे में किया जा सके? सवाल ये उठा रही है कि भाई इसमें प्रेरणा कहाँ है? नाम तो दे दिया गया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये प्रेरणा तो दिख नहीं रही है। बसपा ये कह रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है इसमें, तमाम तरह के ऐसे सवाल। तो ये प्रेरणा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें, वो प्रेरणा पूछा जा रहा है कि भाई प्रेरणा है कहाँ है इसमें? प्रिया जी, मैं सारी बातों को उत्तर दे दूंगा। मैं शुरू करता हूं आपके AIIM के प्रवक्ता वकार साहब की बात से, जो उन्होंने कहा कि और इसके पहले भी आपने बताया था कि सपा की तरफ से कमेंट है कि इसमें पीडीए परिवार के किसी नेता की मूर्ति नहीं है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी जी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी है, हमने उन हर महापुरुष को सम्मान देने का प्रयास किया है जहाँ से उनका जुड़ाव था, जहाँ पे उनकी हमने मूर्ति लगाई। इस क्रम में लंबी श्रृंखला है। सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति यहीं लखनऊ में लगाई गई। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्वयं अटल जी, अभी मोदी जी ने बताया कि कर्तव्य पथ पे लगाई गई। 2024 में संत रविदास जी की प्रतिमा वाराणसी में लगाई गई। तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा काशी में लगाई गई। वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी और पूजनीय संघ प्रमुख जी ने किया। इसके अलावा उदा देवी जी की मूर्ति वृंदावन योजना में लगाई गई। नोएडा में जारचा गांव में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 200 से ज़्यादा अति प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां जो भारत से किसी न किसी माध्यम से बाहर चली गई थी, उनको भारत लाने का कार्य भी किया गया। अब आ जाइए विषय पे, जो उस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद जी को भी हमारे समाजवादी मित्र ने बहुत आसानी से कह दिया कि मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। उनका ज्ञानवर्धन कर दूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1941-42 में बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में मंत्री थे। उस कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक, जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जिस समय उस सरकार में श्यामा प्रसाद जी मंत्री थे, वो मुस्लिम लीग नहीं थी। तथ्यों की जानकारी स्पष्ट कर लिया करें। अब रही बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी। आज अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी न होते तो जम्मू कश्मीर भारत में न होता।
नेहरू जी जम्मू कश्मीर के लिए वीज़ा सिस्टम लागू कर चुके थे कि वहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। एक देश में 2 झंडे थे, 2 प्रधानमंत्री होते थे, 2 विधान थे, जिसको सबसे पहले वहाँ जाकर के इस नारे के साथ तोड़ने का काम किया कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे। इसके साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने झेलम क्रॉस करके अपनी गिरफ्तारी दी। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में वहीं के श्रीनगर की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सहायक थे, उनके साथ थे, वो भी गिरफ्तारी दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, देश को बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये तो रहा। आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अविभाज्य अंग है तो इस कारण से है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहाँ शहादत दी, जबकि वो पश्चिम बंगाल के मुल्ता रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। ये इस बात को दर्शाता है कि हम भारतीय हैं और भारत के एक एक कण के लिए हमारे हृदय में धड़कन होती है। ऐसा राष्ट्रीय व्यक्तित्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। एक चीज। दूसरे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वहां प्रतिमा है। अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का कैसे उदय हो, यही अंत्योदय है। इस अवधारणा के साथ उन्होंने समाज की सेवा की। तो आज हमारा जिस भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं, जो 6 अप्रैल 1980 को बनी, जनसंघ के बाद जिसका अवतरण हुआ, अगर आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े मुद्दे दोनों को लेकर चलती, तो इन दोनों महापुरुषों के ही देन है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और जिसके ध्वजावाहक आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उतनी तत्परता से कार्य करते, चाहे धारा 370 हो, चाहे भारत की सीमाएं हो, चाहे भारत के सैन्य बल को मजबूत करने का कार्य हो, और इसी तरीके से भारत के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को पक्की छत भी मुहैया कराते हैं, गैस कनेक्शन भी देते हैं, बिजली कनेक्शन भी देते हैं, आयुष्मान योजना में उसको इलाज भी देते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं और गरीब का खाता भी खोलते हैं। ये जो बृहद आज भाजपा का देख रही है, इन्हीं दोनों महापुरुषों के कारण हुआ, और जिसके ध्वजावाहक अपने समय में अटल जी थे, आज नरेंद्र मोदी जी। ठीक है विवेक जी, लेकिन साल 2008 में जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और जब राजधानी लखनऊ में अंबेडकर पार्क बना, तब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के सवाल उठाए कि भाई जनता का पैसा कैसे खाने का काम कर रही है, तमाम मूर्तियां बनवा दी गई, अंबेडकर साहब की मूर्ति क्यों बनवाई, ये क्यों बनवाया, वो क्यों बनवाया, फिर आज भी आप वही काम कर रहे हैं। फिर ये जनता का पैसा खाने की बात यहाँ पर नहीं आ रही है क्या? मैं उसी पे आ रहा। हाँ बोलिए। जो अंबेडकर पार्क बनी थी उसमें आपत्ति अंबेडकर जी की, पूजनीय रमा भाई अंबेडकर जी की मूर्तियों को लेके नहीं थी। सबसे पहली आपत्ति थी कि जीते जी मायावती जी ने अपनी मूर्ति लगवा दी, ये विषय था। ऐसा कोई उदाहरण हमारे यहाँ मिलता नहीं है। दूसरा जो समस्या थी, उसमें जो हाथी लगवाए गए वो बसपा का चुनाव चिन्ह है, और उसमें 56 लाख के हाथी लगाए गए, एक एक हाथी की कीमत, और उसके निर्माण को लेकर के आपत्तियां थी, उस निर्माण में होने वाले घोटाले को लेकर आपत्ति थी। तो उस निर्माण में ठेकेदार और इंजीनियर कितने अरबपति हो गए, उस पर आपत्ति। विवेक जी, कहा यह भी जा रहा था ना, इस तरीके के फालतू में जनता का पैसा बर्बाद करके इतने बड़े बड़े पत्थर लगवाने की क्या जरूरत है, पार्क बनवाने की क्या जरूरत है, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा उस वक्त उठा, शिक्षा का मुद्दा बिल्कुल उठता हुआ नजर आया, स्वास्थ्य का मुद्दा उठा। तो अब ये मुद्दे क्यों गायब हो जा रहे हैं? अब ये मुद्दे क्यों, ये क्या कहाँ डाल दिए इन मुद्दों को? अब बात सिर्फ ब्राह्मण पर हो रही है, बात सिर्फ ठाकुरों पर हो रही है। अभी 2 दिन पहले देखा गया कैसे ब्राह्मण विधायकों की बैठक चल रही है, उस पर यह बोला गया कि ये बाटी चोखा खाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जबकि एक वहां पर पूरा एक फॉर्म बनाया गया था, उसमें बाकायदा अपना नाम लिखना था, विधायकों को अपने सिग्नेचर करने थे। तो ये सब क्या है फिर? देखिए, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, किसी को इससे इनकार नहीं है। बाद में उन विधायकों ने स्वयं बताया कि हम किस कारणों से बैठे थे, उनके द्वारा इसका विषय आ चुका है। उन्होंने बताया कि हम समाज में होने वाली अपने जो ब्राह्मण समाज को जो दिक्कतें, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण समाज को आज कहाँ से दिक्कतें हैं सबको मालूम है, किस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। लोग
कथा व्यास बन जा रहे हैं। और भेद खुलने पे किस तरह की स्थिति हो रही, व्यासपीठ को अपमानित कर, रुक जाइए, व्यासपीठ को अपमानित कर, उसके बाद ब्राह्मणों की बहन बेटियों के लिए किस तरह से सोशल मीडिया पे गाली गलौज की जा रही। आगे चलिए, किस तरह से ब्राह्मण बेटियों के लव जिहाद में रेट लगाए जा रहे हैं कि सब ब्राह्मण की बेटी फंसा लाओ तो लव जिहाद में तुमको 20 लाख रुपया मिलेगा। आज ब्राह्मण किस तरह से सनातन के जो हमारे जो इस तरह के दोगले सनातनी हैं उनके भी निशाने पर है, और जो बाहर जो विधर्मी हैं उनके भी निशाने पे ब्राह्मण हमेशा से सनातन संस्कृति का ध्वजावाहक रहा है, अग्रगण्य रहा है। तो उसका चिंतित होना, उसका अपने व्यक्तिगत समाज के बारे में और इस तरह के लेकिन हमलों के बारे में बैठ के नहीं चिंतन मनन देखी गई करना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, कभी ऐसी बैठकें भी हमने नहीं देखी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मिलकर 8-8 घंटे इस पर बैठक कर रहे हो कि भाई उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या कुछ मुद्दा है, महिला सुरक्षा का क्या कुछ मुद्दा है, आए दिन रेप की दिन दहाड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तमाम ऐसे। प्रिया जी आप सवाल कर रही हैं, ठीक है, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, रुक जाइए, बोलिए बोलिए, कि किसी भी महिला को, किसी बहन बेटी को कोई छेड़कर देख ले, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको 24 से 48 घंटे में अपने पैर पे चलने लायक नहीं छोड़ेगी। ये गारंटी है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। कोई किसी को छेड़ के कैसी बहन बेटी को देख ले, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पैर पे चलने लायक नहीं रहेगा। ये अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं कि गायत्री प्रजापति एक ब्राह्मण महिला का बलात्कार करता रहा मुख्यमंत्री आवास के बगल में, उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ गई। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम बहन बेटियों में जाति धर्म नहीं देखते। किसी भी बहन बेटी के साथ कोई मनचला कोई सौदा छेड़खानी करके देख ले, 24 से 48 घंटे बीतते बीतते अपने पैर पे खड़ा रहने लायक नहीं रहेगा। ये गारंटी है योगी आदित्यनाथ की। ठीक है शरद जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ये भी कह रही थी उन बैठकों को लेकर कि भाई ब्राह्मण समाज कितना नाराज है इस पर, हम ऑफर कर रहे हैं कि भाई आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, इतना अत्याचार सह रहा है। अरे कब तक ये पीडीए और ये वाली राजनीति होगी? अपना सम्मान तो चाचा बना बचा ले पहले समाजवादी शरद जी जवाब दे दीजिए। दूसरे को बयाना बाद में बांटेंगे चाचा। ठीक है, अपना सम्मान तो है नहीं, घर में दही दाने अम्मा मछली बुनाने, अपने तो कब अंदर कब बाहर हो जाएंगे पता नहीं, दूसरे का सम्मान बांटते फिर रहे। बहुत मुद्दे ना विवेक जी उत्तर प्रदेश सारे बता रहा हूँ, आप मुद्दे बताइए, जवाब दे रहा हूँ। ब्राह्मणों का ही मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ ठाकुरों का ही मुद्दा नहीं बचा है। कभी ब्राह्मणों जवाब दिया, ब्राह्मण जिस तरह से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सारे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी वाले के, ठीक है, तमाम लोग हमने आखिर मनोज अलग अलग जातियों समाजवादी में क्यों बट पार्टी रहा क्यों है? छोड़ी? क्यों बांटा जा रहा है अलग अलग जातियों में? एक समान क्यों नहीं रखा जा रहा है? कभी ठाकुर विधायक मिलकर एक बैठक कर देते हैं, कभी ब्राह्मण विधायक मिलकर बैठक कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति एक सच्चाई है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकती। भारतीय जनता, आप संघ की शाखा चले जाइए, आप पता नहीं पाएंगी कौन की जात का है, वहाँ सब लोग जी रहते हैं। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विषय नहीं है जातिगत। ऐसे बहुत से लोग पदाधिकारी हैं, बहुत से लोग पद पाते जिनका वही बात है ना विवेक जी। देखिए जाति पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है, ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। फिर समाजवादी पार्टी करेगी तो फिर परिवारवाद की राजनीति, फिर उसमें भी जाति, फिर उसमें भी यादव वोट बैंक को देखने की कोशिश। हम अगर समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते तो गलत नहीं लगाते हैं। शरद सरल जी बैठे हैं, क्या शरद सरल जी सपना देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का? नहीं देख सकती। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते? नहीं देख सकती। इनके यहाँ तो जिला अध्यक्ष बनने के लिए भी यादव होना आवश्यक है। ठीक है, और जब चुनाव लड़ाना होगा तो फिर खानदान से आएंगे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लड़ने के लिए। आजमगढ़ में इनके यहाँ कोई यादव नहीं समाजवादी पार्टी में, सारे यादव मर चुके समाजवादी पार्टी में। जी जी बोलिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपकी भी आवाज आ रही है, बोलिए। ये इन्होंने लास्ट में एक बात कही ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने, तो जो इनके चेहरे का और भाषा का मॉड्यूलेशन था उसी से इनका डर दिख रहा है। मतलब जब घर में दाने होंगी तो अम्मा भुनाएंगी और नहीं तो बुलडोजर चलवाएंगे, हाफ इनकाउंटर करवाएंगे, ये इनकी भाषा है। और जहां तक ये बार बार जाति बिरादरी पे बोल रहे हैं, ये खुद कंफ्यूज्ड है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन जातिवाद हकीकत है। तो पहले ये तय कर लें कि ये जातिवाद के और जातीय व्यवस्था के साथ हैं या नहीं है। ये जो श्रीवास्तव लिखा है इनके नाम में, ये इनके हर कागज में लिखा है।
और यही इनकी सच्चाई है। इनका नाम पढ़ के कोई भी बता देगा ये कायस्थ हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई, इसको हमें स्वीकारना होगा और स्वीकारते सब हैं। जो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते थे वो बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदू राष्ट्र तक रुक गए, और जब हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों ने बोला कि ये तो मुसलमानों का दिया हुआ नाम है हिंदू, तो ये सनातन संस्कृति बोलने लगे। अब आगे जब सनातन पे कोई बात आती है तब ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई पीडीए वाला ढूंढो, क्योंकि पीडीए ने लोकसभा में ऐसी हालत कर दी है कि जो प्राचीर से खड़े होकर अयोध्या में बोल रहे थे नया युग शुरू होगा, वो मोदी जी बैसाखी पे आ गए। और जो लल्लू सिंह बोल रहे थे कि 400 के पार जाएंगे, आजकल लल्लू सिंह को हमें 1.5 साल हो गए टीवी पे मैंने देखा नहीं। यही इनकी सच्चाई, और ये सच्चाई हमारी नहीं पूरे विश्व की सच्चाई। जो भी घमंड और गुरूर में नाचेगा, ठीक है शरद जी, आऊंगी उसको आपके जनता पास। उतार के सड़क पे खड़ा कर दी। प्रिया जी हमें भी पूरी बात कहने दीजिए, इनका कथावाचन बहुत देर चला। बोलिए जहां तक बहन बेटियों की बात है और ब्राह्मणों की ये बात कर रहे हैं तो उसकी कर लेते हैं। पहले कानपुर में एक झोपड़ी में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। बुलडोजर चलाया झोपड़ी पे, सारी महिलाएं अधिकारियों कर्मचारियों के सामने आग लगा के जल गई। कोई बचाने के लिए झोपड़ी की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा। उन अधिकारियों कर्मचारियों में कोई सस्पेंड नहीं हुआ। और हम खुला बोलते हैं हाथा नहीं भाता। जब हम कहते हैं हाथा नहीं भाता तो उत्तर प्रदेश का हर ब्राह्मण जानता हम क्या कह रहे हैं। और ये बार बार इनके जो कोडीन भैया का पूरा सिस्टम है, वो जिस तरीके से ब्राह्मणों को खास तौर से पूर्वांचल में बेइज्जत कर रहा है। गली गली जाने कितने केस हुए हैं कि योगी जी के स्वजातियों ने ब्राह्मणों को दिन दहाड़े मार दिया। ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। और जो इन्होंने बोला है कि 24 घंटे और 48 घंटे में हैसियत नहीं है, उसको निपटा दिया जाएगा, तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि कोडीन भैया के क्षेत्र के आसपास भी देखते हुए मिल जाए। इनसे बढ़िया तो मोदी जी हैं। कम से कम लोकसभा चुनाव में जब कृपा शंकर जी ने नोटों के बंडल रखे तो मोदी जी ने सबसे पहले कोडीन भैया को जेल में डाला, और उसके बाद बोला अगर बाहर जाके कमल का फूल का वोट मांगोगे तो बाहर जाओगे, नहीं तो अंदर रहो। उत्तर प्रदेश वालों की हैसियत नहीं है कोडीन भैया के आसपास भटकने की, मैं आपको बताता हूं। और नहीं तो आप ये बताइए, एक छोटे से स्तर का गुंडा और माफिया 24 घंटे के अंदर 20 राष्ट्रीय चैनल पे एक घंटे का पॉडकास्ट करता है। आप मीडिया जगत की, आपको पता है कितना पैसा चाहिए। मेरे और विवेक जी और सुनील जी की आपकी हैसियत नहीं है। ठीक है इतना शरद जी, पैसा ठीक दे है। पाए एक घंटे का पॉडकास्ट कराने का, वो पैसा कहां से आया? तो अगर 2000 करोड़ से ऊपर का व्यापार हुआ है और ठीक अभी है। तक बुलडोजर नहीं चला है, कोडीन भैया, एक कालीन भैया पर भी सिपाही सर है वो। देखिए मैं डिबेट इस कर्नल पर से हो नहीं रिटायर रही है, और हुआ इस पर भी सवाल हूं। मैंने मेरी बिल्कुल हैसियत रखे नहीं है हुए वैसा पहले मकान बनाने से। की। ठीक है शरद जी, जैसा आऊंगी आपके साउथ पास। सिटी में ठीक यहाँ है पे सुनील उस जी, सिपाही ने बनाया है, ठीक है लेकिन मैं शरद खुली जी। चुनौती देता हूँ, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी की सरकार की हैसियत नहीं है उस पर बुलडोजर ठीक चलाने है शरद जी, की। ठीक है। ये सच्चाई है भाजपा की। और ये बेटी की जो रोने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ना जंतर मंतर पे बैठने दिया उस बिटिया को, उन्नाव वाली पे, ठीक ना है इंडिया ठीक गेट है पे शरद जी, बैठने सवाल दिया। रखूंगी इस पर भी। वो ठीक है बेचारी सुनील तो जी, बैठ के सिर्फ अरे रोना ठीक है चाहती शरद जी, थी। आऊंगी आपके पास, समय नहीं उसके है उतना मेरे रोने पास पे अभी। पुलिस वाले उठा के ठीक ले है शरद गए। जी। और प्रिया जानते हैं जी, पुलिस चर्चा वालों ने नहीं, क्या अपनी बोला? भड़ास ठीक निकाल है रहे शरद जी, हैं। ठीक है। चर्चा नहीं ठीक कर है रहे सुनील हैं। जी, ये जो इन्हें अपना जातिवाद दुखड़ा की रोना। राजनीति है, जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर देखा जा रहा है, जो ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी देखा जा रहा है, जो तमाम एक तरफ पीडीए की बात कह रही है समाजवादी पार्टी, तमाम ऐसे आरोप इस वक्त देखे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो 2027 के चुनाव पर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा, ना उस पर बात करने की कोशिश है। सिर्फ और सिर्फ जो जाति पर राजनीति है वो देखी जा रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अभी जो 2 दिन पहले बैठक देखी गई विधायकों की, ब्राह्मण विधायकों की, उस पर भी जोड़ के देखा जा रहा है इसको। बोलिए सुनील जी। बैठक के कई कारण हो सकते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, यहाँ बात नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा एक आईएएस का इतना गंदा बयान आया कि पूरा देश तहलका मच गया है। एक बयान नहीं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से ब्राह्मण समाज को गालियां मिल रही हैं, उस पर न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई नहीं बोल रहा।
लेकिन ये शायद ये लोग भूल जाते हैं कि अंग्रेजों की जड़ें हिलाने वाला भी कोई पहला ब्राह्मण ही था, मौर्य वंश को लाने वाला भी कोई ब्राह्मण ही था, अंतरिक्ष में जाने वाला भी कोई ब्राह्मण है लखनऊ से। बुद्धि और विवेक ये परमात्मा देता है। ठीक है सुनील जी, प्रिया जी, ठीक है सुनील जी, सबको वही देता है। ठीक है सुनील जी, मेरा एक ये सवाल कि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी और देखिए जब पंकज चौधरी का उस पर नाम आया तो अब ये कहा जा रहा है कि देखिए पंकज चौधरी को बनाकर कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक को तो साध ही लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अब आज 3 ब्राह्मण महापुरुष की मूर्तियों का अनावरण करके ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की समाजवादी कोशिश है। पार्टी ने प्रिया जी की तो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया था, ब्राह्मण नहीं थे क्या? ठीक है सुनील जी, प्रिया जी, जी बोलिए। नहीं थे, वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे। जनेश्वर नहीं, मिश्रा जी प्रिया जी, अंग्रेजों के साथ जी नहीं बोलिए। थे। ब्राह्मण समाज की बात भारत करते छोड़ो हैं। आंदोलन के साथ थे, वो नहीं, देश की सुरेश आजादी के तरह साथ थे। देश के तरह गद्दारों की नेताजी- मूर्ति लगाओगे तो सवाल उठेगा और आपको जवाब देना नहीं, पड़ेगा। अगर और हम अपने ब्राह्मणों बाल को बच्चों को भी ले समाजवादी जाके पार्टी दिखाएंगे को, तो वहां जनेश्वर पे मिश्रा का कि भी पार्क ऐसा आपने नहीं बड़ा बनाया, क्यों इसको बनाया? बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है शरद जी, सुनील जी, ठीक है आऊंगी आपके पास वापस। विवेक जी, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम तरह के, देखिए समाजवादी पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर पीडीए समाज के महापुरुष की मूर्ति होती तो और अच्छा होता। ये कह रही है कि भाजपा पीडीए समाज का सम्मान नहीं करती है। क्या जवाब देंगे, जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर मेरे पास और भी सवाल है आपके पास। बोलिए बोलिए। प्रिया जी, हाँ, हर समाज के महापुरुषों की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी लगाती आई है, उनका निर्माण करती आई है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का महिमा मंडन करती आई है। मैंने अभी पूरी एक फहरिस्त बताई। सरदार पटेल जी की मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी कब लगाई हम लोगों ने, उसके बाद उदा देवी जी की मूर्ति मैंने बताई, सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति बताई। समस्या समाजवादी पार्टी की इन मूर्तियों से नहीं है, दर्द इनको अपना जो एक बना रहे थे भ्रम का वातावरण की पीडीए के हम तैसी, पीडीए के हम तैसी, उस सिराजे के बिखरने की है, उस गुब्बारे की हवा निकलने की। क्या है, इनको लग रहा साहब असली पीडीए तो यहाँ पे है, हमारे पास सब कुछ है, हर वर्ग का समर्थन हमारे पास है। इनको समस्या अपने वजूद की खिसकने की है, अपनी जमीन के। ठीक है विवेक जी, बीएसपी का ये सवाल कि हमने उनकी मूर्तियां बनवाई जिनको किसी ने सम्मान नहीं दिया, और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस बात का जिक्र हो रहा है, बीएसपी किस बात का जिक्र कर रही है। देखिए ये उन मूर्तियों को सम्मान क्यों नहीं दिया? ये बीजेपी, ये बीएसपी का अपना तर्क है। उनकी मूर्तियां बनवाई जिनको किसी ने सम्मान नहीं दिया। ऐसा कोई महापुरुष जो है समाज से, हम सबका सम्मान करते, सबको सम्मान देते हैं और सबके कृतित्व व्यक्तित्व का महिमा मंडन करते हैं। क्या हम लोग ज्योतिबा फूले जी को नहीं सम्मान देते? किसको नहीं देते? ये उनका तर्क है। बाकी ये समाज ऐसा है कि हम हर महापुरुषों का सम्मान करते हैं। ठीक है विवेक जी, हर स्वाधीनता राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नाम तो रख दिया गया, सवाल ये उठ रहा है अब कि यहाँ पर प्रेरणा कहाँ है? वहां पर अंबेडकर जी नहीं है, वहां पर आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा जी नहीं है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि पिछड़ों की नायक ज्योतिबा फुले जी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रवादी होने का ठेका सिर्फ एक ही जाति के लोगों ने ले रखा है? क्या सिर्फ पूरा राष्ट्रवाद क्या ब्राह्मणों के ही उस पर है क्या? हिंदू राष्ट्र बनाना, ब्राह्मणों पर किस तरीके से खेल देखा जा रहा है? 3 महापुरुष, वो भी ब्राह्मण, और भी लोग थे, उनके भी मूर्ति बनवाते ना आप। मैंने ये कहा ना कि जैसे यहाँ जो 3 मूर्तियां लगी हैं, हाँ, ये तीनों मूर्तियों का अलग अलग योगदान है राष्ट्र के निर्माण में। मैंने पहला नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बताया। आज भारत को जिस रूप में आप देख रही हैं, वो रूप न होता नेहरू जी के समय में, ये भारत विखंडित होने जा रहा था। उस विखंडन को रोकने के लिए अपनी शहादत देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। तो जो भारत का आप नक्शा देखते हैं, भारत के नक्शे को की रक्षा का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। जो भारत में गरीबों के उत्थान की योजनाएं जो देखती हैं, अंत्योदय योजना, अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। आगे आइए अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे देश के, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इसके पहले कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। तो उन विचारों को लेकर अटल जी चले,
उस ठीक है ध्वजा विवेक के जी, वाहक आज नरेंद्र सवाल ये मोदी भी जी उठ रहा हैं। है 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की मूर्तियां तो बड़े ही अच्छे से ये लगा तो- दी गई, लेकिन या कि समय 96% दीजिएगा वाले प्लीज। किसी महापुरुष की ये मूर्ति तो नहीं है। ये तो इनकी मानसिकता है जो महापुरुषों को जातियों में देखते हैं। मैंने स्पष्ट किया कि हम ना तो महापुरुषों को मतलब जातियों इसको में जाति मानते के हैं, चश्मे से ना देखा जाए, ये सिर्फ बिल्कुल महापुरुष है नहीं। और सिर्फ इनको महापुरुष की नजरों से देखिए, देखा जाए। स्वाधीनता सेनानियों हाँ। को महापुरुषों को जातीय चश्मे ठीक से है। नहीं देखना चाहिए। एक चीज जी जी मैंने बोलिए। उसके बाद भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति में विश्वास नहीं करती। जहां तक उत्तर मुझे के 30 लोगों के सेकंड दृष्टिकोण दीजिएगा का भैया। विश्वास है, उत्तर आती हूँ प्रदेश शरद जी। में जातीय राजनीति एक सच्चाई है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अपने स्टैंड की बात है, वो जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विश्वास करती तो आप देख लीजिए, बहुत से नेता हमारे ऐसे जिनकी जाति का वहाँ संख्या ही नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हम देखते हैं कि जनता में, समाज में किसकी वॉइस सुनी जाती, किसकी बात पे लोग भरोसा करते, किसको लोग चाहते हैं, ये तय करता है हमारे यहाँ राजनीति का वजूद। ये इनका दृष्टिकोण है। ये महापुरुषों में भी जाति देखते हैं। इनकी समस्या मैंने बहुत स्पष्ट किया। मैंने इनकी संतुष्टि के लिए मैंने वो सूची भी बता दी, सरदार पटेल जी से लेकर सुहेलदेव राजभर जी से लेकर के ठीक है विवेक जी, लेकिन अगर ये सवाल रखा जाए कि जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कमल की आकृति के देखा जा रहा है, कितना बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, कांच की 3 प्रतिमाएं लगाई गई हैं महापुरुषों की, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फायदा मिल रहा है इससे? देखिए, पहली बात तो एक हमने मुहावरा सुना होगा कि 12 साल में घूरे के भी भाग सुधर जाते हैं। जहां वो बना है वो गंदगी का मार था। वहां पर एक समय कूड़ा बजाता रहता था, उसकी साफ सफाई करके आज कितना मनोरम स्थल बना है। एक चीज। दूसरी चीज, वहां पे इन मूर्तियों के अलावा जब जाएंगे प्रेरणा जो अंदर वो है, उसमें इनकी व्यक्तित्व कृतित्व का विस्तार से ठीक है दृश्य है। ठीक है। आप बच्चे वहां जब जाएंगे तो उनको पता तो चलेगा कि आज इस भारत के नक्शे को हम देखते हैं, नक्शा कैसे बचा, कैसे बना, कैसे सुरक्षित है। इस नक्शे में जनता के उत्थान के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार क्या थे। ठीक है विवेक जी। अटल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जब जनेश्वर मिश्र पार्क जो बनाया गया है, वहां पर लोगों के सहूलियत के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर इतने पौधे लगाए गए हैं, वहां पर चलने के लिए जगह है, वहां पर बच्चों के खेलने की जगह है। लेकिन यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इतना बड़ा सा नाम रख दिया गया, वहां पर 3 मूर्तियों के अलावा और कुछ है नहीं। क्यों? वहां पे अंदर तो है जो बना हुआ ऑडिटोरियम, उसमें तो सारी चीजें हैं। सारा पैसा कांच की प्रतिमाओं पर ही खर्च कर दिया गया। ये इनका दृष्टिकोण है। लोगों के लिए कुछ सोचा नहीं गया, बच्चों के लिए कुछ सोचा नहीं गया, बुजुर्गों के लिए सोचा नहीं गया। प्रेरणा स्थल है। हाँ। वो पार्क नहीं है। वहां पे जो व्यक्ति जाएगा उसको राष्ट्र की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ठीक है। राष्ट्रीय शब्द, आज जो राष्ट्र की अवधारणा भारत राष्ट्र की हम देख रहे हैं, ये जो राष्ट्र सुरक्षित है, इसका जो नक्शा सुरक्षित है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। आज अगर 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर ठीक है कर रही है, तो ये अंत्योदय की कल्पना डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ठीक है विवेक जी, ठीक है। और उसको आगे ले जाने का काम ठीक है विवेक जी, शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेती हूँ। ठीक है ठीक है शरद जी, समय बहुत कम है, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। ठीक है, मुझे बस 30 सेकंड। ठीक है बोलिए बोलिए। ठीक है विवेक जी, समय कम है मेरे पास, इन्होंने जवाब ले लेती हूँ। बोला ठीक है है कि इन्होंने सर, जल्दी अपना पूर्णागढ़ में 3 जवाब मूर्तियां दीजिए। लगाई हैं जी। और आर्टिफिशियली घास वगैरह कुछ लाके लगाई है, तो 3 मूर्तियां लगाने से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन जाता है। कितना बन जाता है ये आप भी समझती, हम भी समझते हैं और आपके दर्शक भी समझते। मेरा एक छोटा सा सवाल इनसे है, क्योंकि आपके पास समय कम। बोलिए बोलिए। जयप्रकाश जी के नाम से एक JPNIC बना है समता मूलक चौराहे के पास, लखनऊ के दिल में। हिंदुस्तान का सबसे उत्कृष्ट इंटरनेशनल स्तर का हैबिटेट सेंटर बनाया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए जा सकते हैं और एक समाजवादी विचारधारा के देशभक्त जयप्रकाश जी की जीवनी के बारे में विस्तार से जान सकते। ठीक है शरद जी, ठीक है। आखिर इन्होंने उसको 10 साल होने वाले उसका काम तक बंद कर रखा है। ठीक है शरद जी। मूर्ति पे कबूतर अपना शेड डालते रहते हैं और किसी समाजवादी को उनको ठीक है शरद जी, ठीक है, फूल की पहनाने देते हैं। की पाबंदी है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है शरद जी,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से शरद सिंह जी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे। तो आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क में जिस तरीके से 3 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया गया, उसके बाद से तमाम तरह के जो सियासी हलचलें हैं वो देखी गई, सियासी बयानबाजी है वो देखी गई। समाजवादी पार्टी का ये साफ तौर पर आरोप आज देखने को मिला कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो पीडीए का अपमान करती है और इसी के साथ ही तमाम